नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, तीनों सेनाओं ने दी सलामी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया राहुल सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नगर निगम और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने पहली सूची की जारी, तैयारी में जुटे घोषित प्रत्याशी, बाकी नामों पर चल रहा मंथन। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन सजग, देहरादून डीएम ने सभी विभागों को दिए आदेश, 7 दिवस के अंदर सभी कार्यों को कर लें दुरुस्त। फायर सीजन के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद, लगातार बैठकों के बीच अब वन विभाग चलाएगा नियमित जागरूकता अभियान, प्रश्नोत्तरी, निबंध और कला प्रतियोगिताओं से भी दे रही जानकारी। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा, 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जमकर हुई बर्फबारी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर ले जाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी है। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई हैं। मनमोहन की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम घाट पर मौजूद रहे। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। वहीं निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी है। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की निगम चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची। दरअसल आपको बताते चले कि नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने मैदान में प्रत्याशी उतार दिए हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। 39 नगर पालिका और 39 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। निगम क्षेत्र और मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। आज जारी हो सकती है बचे हुए प्रत्याशियों की सूची। उत्तरकाशी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद की नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। वार्ड मेंबरों और अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्त कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया है कि आज से जिले के नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष और सभासदों के नामांकन शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन संपन्न होने तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जिले के अधिकारियों कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नगर निकाय चुनावों के संपादन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति आदेश में ही प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जिले में आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारे 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और
और जो सदस्य हैं उनके लिए अलग आर सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिन्यालीसौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी हैं और जितने हमारे अधिकारियों के साथ स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी और शांति व्यवस्था के साथ हमारे निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी की पहली सूची में डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पूर्व ग्राम प्रधान और मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी के नाम की घोषणा हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य साथियों के साथ मिलकर डोईवाला नगर पालिका चुनाव को जीता जाएगा। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब के बीच का कार्यकर्ता भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ से डोईवाला से नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, अपने जिले के अध्यक्ष हमारे भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी का, प्रभारी नलिन भट्ट जी का और चुनाव की दृष्टि से हमारे यहाँ पर जो प्रभारी का दायित्व जिनके पास है पूर्व अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी का और सभी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद और हृदय गहराई से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सबके बीच के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। नरेंद्र नेगी हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है और संयोग से जब मैं युवा मोर्चा में राजनीति करता था मेरे साथ जिला में मंत्री था। बहुत पुरातन कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधान रहा कानरवाला का और निर्विवाद नेता है, स्वच्छ छवि का नेता है और मुझे लगता है कि जो आज प्रदेश नेतृत्व ने नरेंद्र नेगी नाम पे जो आज मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान किया है। मैं अपने पार्टी हाईवे कमान का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे माननीय विधायक ब्रिजभूषण गहलोत जी का, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा जी, प्रभारी जी हमारे नलिन भट्ट जी, शमशेर भाई पुंडीर जी का, डॉक्टर रमेश निशंक जी का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज इस डोईवाला नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को भी और आप सबके सहयोग से हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जहां भाजपा ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिकाओं और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है और आज शाम तक जहां कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, वहीं भाजपा पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और नगर निगम के लिए कल तक इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए 3 नगर निगम है। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएँ हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं, उसको हमने आज जारी किया है और बाकी की जो सूची है शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। देखिए मुझे लगता है जो पार्षदों की लिस्ट है संभवतः आज आ जाएगी। अगर कहीं कोई आपसी सामंजस्य बिठाने की बात होगी, कहीं पर बातचीत करने की जरूरत पड़ रही होगी तो उतने वार्ड रोक दिए जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 80% से अधिक वार्ड फाइनल हो गए होंगे और आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी।
टिहरी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निकाय चुनाव में टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने घनसाली नगर पंचायत से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। उनका कहना है कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हुए बाहर से आए नेताओं को घनसाली में अध्यक्ष पद का टिकट दिया गया है, जबकि बीते 5 सालों से वो तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और इसके बाद मेरा निर्णय यह है कि मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आऊँगा और जनता के बीच में जाऊँगा, जनता से उनका आशीर्वाद के लिए आकांक्षी रहूँगा। क्या इसके पीछे कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पे किया तो वो बहुत गलत है। क्योंकि हमारा ये कहना था कि मूल रूप से जो कांग्रेस की जन भावनाओं को जन तक पहुंचाता है, उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पैराशूट कैंडिडेट को आपने उठा के दिया। तो इसके लिए ये हमारा कारण है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमारी अवहेलना की गई। बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही और काफी उत्साहित भी नजर आ रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आई है, सुनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं। और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। और रही बात उनकी कि वो आपस में पहले खुद भी समन्वय बना ले। अगर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके और लोगों को गुमराह करके अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष को एससी के लिए कभी भी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में 31 दिसंबर तक सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। शक्ति फार्म जिला ऊधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो अनुसूचित जाति के हैं। नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1998 में नगर पंचायत शक्तिगढ़ के चुनाव में अध्यक्ष का पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया था, अनारक्षित था। 2008 में बैकवर्ड के लिए रिजर्व था। 2013 और 2018 में अनारक्षित रखा गया। 2020 में अनारक्षित था। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन सूची जारी की उसमें इस सीट को ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। 1 सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने को कहा गया है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने दून स्थित सर्वे चौक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले कई दिनों से इस ठेके पर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने बताया कि शिकायत एकदम सही है। 225 का पौवा 255 का पौवा 260 रुपए में बेचा गया, जो गलत है। दुकान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए चालान किया जाएगा। आपने शिकायत की, मैंने मौके पे आके चालान कर दिया है। 255 रुपए का पौवा है, वो 260 रुपए चार्ज किया गया। बाकी ब्रांडों में वो मतलब जो निर्धारित दर उससे भी कम बेचा जा रहा है, लेकिन शिकायत सही पाई गई है। मौके पे हमने चालान दर्ज कर दिया। कितने का चालान किया है सर?
नहीं, वो जो नियमानुकूल चालान होगा देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी बार, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। ये होता है कि नियम व्यवस्था ये है कि प्रथम बार किया कि दूसरी बार किया, तृतीय बार किया है। ये देखा जाए कि पहली बार किया है तो 50,000 पड़ेगा, उस हिसाब से नियम व्यवस्था ज़्यादा बार करेंगे तो बढ़ जाएगा अमाउंट। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा। प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है। सबसे अधिक आयोजन राजधानी देहरादून में ही होंगे। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियां दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लें। नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा। तो इसी के दृष्टिगत हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पीडब्ल्यूडी, तो सभी का जो भूमिका है और जिम्मेदारी है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत जो कंसर्न एसेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको फेसलिफ्टिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा इस समय सुचारू रूप से लगातार जारी है। अब तक 5,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम के लिए शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया है कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए काम भी कर रहे हैं। 7 और 8 दिसंबर को आपको जैसे विदित होगा कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में हमारे द्वारा जो भी हमारे चार धाम हैं, चाहे हमारा पांडुकेश्वर हो, जोशीमठ हो और उत्तरकाशी हो और खरसाली, मुब्बा, सभी जगह जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो लगभग काफ़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। अभी तक 5,841 यात्रियों ने शीतकालीन दर्शन कर चुके हैं और जो हमारी तरफ से जितने भी एम्प्लॉय हमने डिप्लॉयड कर दिए वहाँ पर, चाहे आपके ऊखीमठ में हो, ओंकारेश्वर में, जोशीमठ में, पांडुकेश्वर में, तो स्टाफ पूर्ण रूप से वहाँ पे नियुक्त किया जा चुका है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने 2 माह पहले से ही जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं। वन विभाग ने स्टॉल अनुभाग के आर्मी पब्लिक स्कूल और गनिया धोली अनुभाग के चिलिया नौला बीट अंतर्गत बियर शिवा स्कूल और जीडी बिडाला स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही रानीखेत रेंज के विभिन्न विद्यालयों में गोष्ठियां आयोजित की गई हैं और छात्र छात्राओं के बीच 3 स्कूलों में प्रश्नोत्तरी, निबंध और कला प्रतियोगिताएं हुई हैं। विजेता छात्र छात्राओं को वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा, हिमालय ट्रस्ट संयोजक श्रुति ने पुरस्कृत किया है। दिसंबर के महीने से ही फरवरी में हमारा वनाग्नि का काल शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। इस बार हम प्राथमिकी तौर से दिसंबर से ही बहुत सारे स्कूलों में एवं वन पंचायतों में, ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तरीय, हर लेवल पे बहुत सारी ऐसी बैठकें, गोष्ठियाँ आयोजित करेंगे जिससे कि लोगों को संपूर्ण रूप से वनाग्नि के बारे में जागरूक किया जा सके एवं लोगों से सहयोग की अपील की जा सके। इसी क्रम में रानीखेत वन क्षेत्र द्वारा रानीखेत में जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, वीर शिवा, उसके अलावा तमाम जीडी बिरला स्कूल और अन्य जो भी प्राथमिक विद्यालय हमारे इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पर हमारे स्टाफ द्वारा, मेरे द्वारा, उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जाएं और वहाँ पर रहने वाले, पढ़ने वाले छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को इस बारे में जागृत कर सकें, उनको जागरूक कर सकें ताकि हमारी वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हों। एवं
वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम और उसके प्रबंधन और कार्य योजना को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए पूरे तरीके से तैयार रखने, पर्यावरण और जंगलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने और सबकी सहभागिता से वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इधर बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि यहां 24 घंटे से अधिक समय से लगातार प्रकृति अपना कमाल दिखा रही। 24 घंटे से अधिक समय से लगातार यहां आसमान से सफेद फूलों जैसी वर्षा हो रही, जिसके चलते यहां लगभग 1 फीट से अधिक सफेद चादर बिछ गई है। आलम जो है कि बद्रीनाथ धाम में सीजन की तीसरी बर्फबारी देखने को मिल गई है, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल जी का धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम सहित नीतीमाणा घाटी पूरे तरीके से बर्फ की चपेट में आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रकृति स्वयं भगवान बद्री विशाल जी के श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी होने की वजह से यहां ठंड और बढ़ चुकी है। बस चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। विश्व पर्यटक स्थल स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से लगातार बर्फबारी हो रही, जिसके चलते यहां तकरीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर पूरे तरीके से बिछ गई है। आपको बता दें कि यहां हर साल नए साल मनाने के लिए पर्यटक हजारों हजार की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से यहां पर पहुंचते हैं और इस वक्त पर्यटकों ने बर्फबारी का यहां पर लुत्फ उठाया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि औली में इस वक्त कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही, लेकिन पर्यटक ठंड की परवाह किए बिना बर्फबारी में आते हैं और मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। उत्तरकाशी में रात से लगातार बारिश हो रही। शीतकालीन प्रवास मुखवा हर्षिल धराली सुखी टॉप में 1 फीट लगभग बर्फबारी पड़ चुकी है। खरसाली राडी टॉप आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान सुखी टॉप से आगे वर्तमान समय से बर्फबारी होने के कारण बाधित है। बीआरओ के द्वारा मार्ग को सुचारू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान फूलचट्टी से आगे बर्फबारी होने के कारण बाधित हुआ है। फूलचट्टी से खरसाली मार्ग पर वर्तमान समय से बर्फबारी होने के कारण बाधित है। मौसम विभाग के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, जो एक बार फिर से सच साबित हुई है। शनिवार सुबह से ही लोहाघाट क्षेत्र में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते क्षेत्र में शीत लहर चल रही है। तापमान नीचे हो जाने की वजह से बर्फबारी की पूरी संभावना बन गई है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। शीतलहर और बारिश के चलते शनिवार को सुबह से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं बारिश की वजह से क्षेत्र के किसानों के चेहरों में रौनक लौट आई है। किसानों ने बारिश को खेती के लिए लाभप्रद बताया और कहा कि इस बारिश की वजह से खेती में नई जान आ गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।